देखिए, अभी तक हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। अब कोशिका झिल्ली में विसरण और परासरण की क्रियाओं के बारे में भी जानना आवश्यक है। विसरण क्या होता है, उसका कोशिका से क्या संबंध होता है, उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो कोई भी गैस हो, द्रव हो या कोई ठोस पदार्थ हो, कोई भी गैस हो, द्रव हो या कोई ठोस हो, उसका अगर विलयन हम बनाएं तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ होने वाले विस्थापन को या गमन को हम विसरण कहते हैं। गैसों के केस में अगर हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों का परस्पर मिलने की प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को, नेचर को हम विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गैसों के केस में अगर देखें, जैसे इसमें, इस पूरे क्लासरूम में अगर हम परफ्यूम्स की बोतल खोल दें, यहां पर हम परफ्यूम्स की बोतल खोल दें तो पूरे कमरे में परफ्यूम्स की महक फैल जाए, फैलेगी कि नहीं फैलेगी? या अमोनिया की बोतल इस कमरे में खोल दें तो पूरे कमरे में अमोनिया की गंध फैल जाएगी। यह एक प्रकार का विसरण है। क्या है? एक प्रकार का विसरण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों का परस्पर मिलने की प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को, नेचर को हम विसरण करते हैं। अगर हम द्रव, गैस और ठोस तीनों को ले लें तो जहां पर उन पदार्थों की सांद्रता ज्यादा होगी तो ज्यादा सांद्रता वाले जगह से कम सांद्रता वाले जगह की ओर द्रव, गैस तथा ठोस का परस्पर गमन, एक जगह से दूसरी जगह पर गमन जो होता है उसे हम विसरण कहते हैं। गमन मींस मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। जैसे गैस के केस में अगर यहां पर हम गैस छोड़ दें, अमोनिया की बोतल छोड़ दें, खोल दें, तो यहां से दूसरी जगह पर उधर सांद्रता कम है तो उधर से इधर को चली जाएगी। होगा कि नहीं होगा? या किसी भी उपकरण में मान लेते हैं, एक उपकरण ले लेते हैं और इसमें हम भर देते हैं, पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। और हम रंग का एक टुकड़ा यहां डाल देते हैं। ये रंग का टुकड़ा डालने पर कुछ समय बाद क्या होगा? ये रंग धीरे 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 करके पूरे पानी में घुल जाएगा, फैल जाएगा, देखते भी हो। ये एक प्रकार का क्या है? विसरण। समझ में आ रही बात कि नहीं? किसी भी बर्तन में आप रंग डाल दीजिए, एक जगह डालेंगे तो धीरे धीरे करके, बिल्कुल हिलाइए नहीं, धीरे धीरे करके अपने आप वह फैल जाएगा। बात समझ में आ रही? दैट इज डिफ्यूजन। उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर अब देखिए, अब हम बात करेंगे परासरण। परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। मान लेते हैं ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली ले, पूछेंगे सर अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है? सर हमको पता नहीं, पहले ये भी जानना जरूरी है। अर्धपारगम्य झिल्ली इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है? दो चीजें जानना जरूरी है। या विलयन जानते हो सब लोग? विलयन के बारे में सुना? नहीं जानते? थोड़ा बहुत जानते। एक हो गया विलयन, एक हो गया विलेय, और एक हो गया विलायक। तीन चीजें होती, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉल्यूशन
सॉल्यूट, और थर्ड वन होता है सॉल्वेंट। तीन चीजें, तीनों को जानना जरूरी, फिर वो समझ। विलयन, ऐसा पदार्थ, दोनों को अगर समझे, ऐसा पदार्थ जिसकी मूलभूत भौतिक अवस्था विलयन जैसी, उसे हम विलायक, और जो अपनी मूलभूत भौतिक अवस्था खो देता है उसे हम विलेय। यानी कि ऐसा समांगी मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में, अभी आपको बताएंगे, जिसके संपूर्ण भाग में कणों का जो संघटन होता है वो एक जैसा होता है, उसे हम विलयन, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन। और विलयन बनाने के दौरान जो पदार्थ अपनी मूलभूत भौतिक अवस्था खो देता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो अपनी मूलभूत भौतिक अवस्था नहीं होता है, अर्थात जिसकी मूलभूत भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, ऐसे पदार्थों को हम विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट। कहने का मतलब क्या है? सॉल्वेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि ऐसे समांगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिसके संपूर्ण जगह या संपूर्ण भाग का संगठन एक जैसा होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। और विलयन बनाने के दौरान जो पदार्थ अपनी मूलभूत भौतिक अवस्था खो देता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मूलभूत भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे हम सॉल्वेंट या विलायक। कैंसर समझ में नहीं? यस। जैसे शरबत बनाते हो आप, शरबत में क्या लेते हो? चीनी, पानी लेते हो, घोल दिया, स्वादानुसार अन्य पदार्थ मिला दिया और बन गया शरबत। शरबत एक प्रकार का क्या है? विलयन। चीनी पहले किस रूप में थी? ठोस, और जब घुल, पानी क्या था? विलायक। चीनी क्या थी? विलेय। अपनी मूलभूत भौतिक अवस्था किसने खोया? चीनी ने। पहले ठोस थी, अब उसका आकार प्रकार पता नहीं, तो जो अपनी मूलभूत भौतिक अवस्था खो दे उसे क्या कहेंगे हम? विलेय। और जिसकी मूलभूत भौतिक अवस्था विलयन जैसी हो, तो पानी की विलयन जैसी होती है, शरबत जैसी है, तो उसको क्या कहेंगे? तो पानी क्या हो गया? विलायक। चीनी हो गई विलेय। जो अपनी मूलभूत भौतिक अवस्था खो दे वह विलेय, और जिसकी मूलभूत भौतिक अवस्था विलयन जैसी हो वह विलायक। और दोनों को मिला दें, अगर समांगी मिश्रण बने और संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण जगह का या संपूर्ण स्थान का संगठन एक जैसे समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इतनी बात समझ में? अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पे जानना जरूरी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें से, मेम्ब्रेन मान झिल्ली, इस झिल्ली में से विलायक के अणु तो आर पार जा सकते हैं, विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते। उसे क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। कोई प्रॉब्लम? किसके अणु आर पार जाएंगे? विलायक। विलेय के नहीं, विलेय के नहीं। कोई प्रॉब्लम? देखो, आप देखो, एक विलयन ये है और दूसरा विलयन इधर, और ये क्या है? बीच में लगी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली लगी। अर्धपारगम्य झिल्ली, ये हो गई अर्धपारगम्य झिल्ली। ये हो गई अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता। किसकी अधिक सांद्रता? विलेय, विलेय की अधिक सांद्रता, विलेय की अधिक सांद्रता। इसमें विलेय की
कम सांद्रता, कम सांद्रता। सांद्रता से मतलब है, अब ये भी बात समझ में नहीं आ रही होगी, सांद्रता क्या होती? जिसमें ज्यादा मात्रा में विलेय मिला हो वो ज्यादा सांद्र, जिसमें विलेय कम मिला हो कम सांद्र। समझ में आ गई ना? जिसमें विलेय ज्यादा हो ज्यादा सांद्र, जिसमें विलेय कम हो उसमें कम सांद्र। तो देखिए अर्धपारगम कैसे परिभाषित करेंगे हम परासरण को? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक दो भिन्न सांद्रता के विलयनों में, दो भिन्न सांद्रता के विलयनों में विलायक के अणुओं का ये क्या है? विलायक के अणु, विलायक के अणु का विलेय की कम सांद्रता की ओर से विलेय की अधिक सांद्रता की ओर होने वाले प्रवाह को, विस्थापन को, गमन को हम परासरण नहीं। देखो फिर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक, पृथक मतलब अलग, सेपरेट, दो भिन्न सांद्रता के विलयनों में विलायक के अणुओं द्वारा विलेय की कम सांद्रता वाली जगह से विलेय की अधिक सांद्रता वाले जगह की ओर होने वाले विस्थापन को या प्रवाह को या गमन को हम परासरण या ऑस्मोसिस। जैसे देख यहां पर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा ये पृथक किए गए हैं दो भिन्न सांद्रता के विलय, इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता ज्यादा है। तो विलायक के अणु क्या करते हैं? जिसकी सांद्रता कम होगी उधर से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करने लगे। ऐसे समझो कि ये ज्यादा मीठा है, चीन अगर शरबत की बात करें, ये ज्यादा मीठा है और ये कम मीठा है। तो विलायक के अणु यहाँ अगर पानी की बात करें तो पानी के अणु कहां से जाएंगे? कम मीठे वाले से ज्यादा मीठे वाले की तरफ गमन करने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? परासरण। बस विसरण और परासरण में अंतर सिर्फ यही है कि इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है और इसमें अर्धपारगम झिल्ली नहीं लगी, उसमें अर्धपारगम झिल्ली नहीं लगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस यही अंतर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक दो भिन्न सांद्रता के विलयनों में विलायक के अणुओं का विलेय की कम सांद्रता वाले बर्तन या जगह या स्थान से विलेय की अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ होने वाले विस्थापन या प्रभाव को, होने वाले गमन को हम परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण या ऑस्मोसिस। अब बात आती है कि आखिरकार कोशिका जो है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो भी एक प्रकार की अर्धपारगम झिल्ली होती है, लेकिन कंप्लीटली अर्धपारगम झिल्ली नहीं। जैसे अंडे की झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली होती, अंगूर की जो झिल्ली होती वो भी एक प्रकार की अर्धपारगम झिल्ली होती। बहुत से लोग अंडा खाते हैं, अंडा तोड़ने के बाद उसमें एक झिल्ली निकलती, देखो यस, वो एक प्रकार की क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बाकी बहुत से ऐसी झिल्लियां भी आर्टिफिशियल माध्यम से या कृत्रिम विधि से भी बनाई जाती हैं, रासायनिक पदार्थों की भी बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग किया जाता है। जब कभी ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जहां पर अर्धपारगम झिल्ली की जरूरत होती है, वहां पर कृत्रिम विधि से रासायनिक पदार्थों की भी झिल्लियां बनाई जाती है। कैल्शियम फास्फेट है, आयरन से युक्त फेरोसाइनाइड से रिलेटेड कई झिल्लियां बनाई जाती हैं जो कि कृत्रिम झिल्लियों के उदाहरण हैं। लेकिन प्राकृतिक तौर पर जो अर्धपारगम झिल्ली है उसमें हम कोशिका झिल्ली को भी कहते हैं, लेकिन कोशिका झिल्ली प्रॉपर जो है अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ विलेय के कण चले जाते हैं,
उसमें कुछ न कुछ विलेय के कण उसमें से आर पार चले जाते हैं। जबकि अर्धपारगम झिल्ली की विशेषता ये होती है केवल विलायक के अड़ जाएंगे, विलेय के। लेकिन अर्धपारगम उसमें कोशिका झिल्ली में क्या होता है, कुछ न कुछ विलेय चले जाते हैं, इसलिए इसे अवकलनीय झिल्ली कहते हैं, अवकलनीय झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अंडे की झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली है। अंगूर में किशमिश जो होती है, किशमिश में अर्धपारगम झिल्ली होती है। बात समझ में आ रही? तो परासरण और विसरण समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम?